तो जी, आज के लेक्चर हमारा डेटा माइनिंग पे हम डेटा माइनिंग की वन ऑफ द टेक्निक क्लासिफिकेशन उसको आज हम कवर करेंगे। और ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरह से काम करती है और क्या उसके अंदर इश्यूज हैं और किस तरह से डेटाबेस से डिफरेंस। स्टार्टिंग विद द डिफरेंस, डेटाबेसेस और डेटा माइनिंग में क्या डिफरेंस है हमारे पास। डेटाबेसेस की जो क्यूरीज होती हैं वो हमारे पास एक तो वेल डिफाइंड है, दूसरा हम इसको देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के अंदर फॉर्मेटेड होते हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम डेटा माइनिंग को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पुअरली डिफाइंड एंड नो प्रिसाइज क्यूरी लैंग्वेज। पुअरली डिफाइंड क्यूरी में हमें नहीं पता हमने क्या फाइंड करना, वहां में हमें पता है व्हाट वी वांट टू सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वेयर। यहाँ पे हमारे पास ऐसे कुछ फॉर्मुलेशन नहीं है, हम तो हिडन पैटर्न देखना चाह रहे हैं डेटा में। दूसरा, वहां पे हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज यूज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं है। देन डेटाबेसेस और डेटा माइनिंग को अगर हम कंपेयर करें तो आउटपुट में डेटाबेसेस में हमारे पास सबसेट ऑफ द डेटाबेस आता है, और यहाँ पे डेटा माइनिंग में जब हम देखते हैं तो नॉट अ सबसेट ऑफ डेटाबेस, तो डेटाबेस का सबसेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बताया था कि टेलीकॉम कंपनीज जब पैटर्न्स फाइंड करती हैं तो दे हैव द रिकॉर्ड्स ऑफ यूजर्स, दे कॉल टाइमिंग्स, दे कॉल ड्यूरेशंस, बट वहां पे ये नहीं लिखा होता कि देयर इज अ पैटर्न ऑफ 1 आवर विद 1 मिनट। ठीक है, ये उस डेटाबेस का पार्ट नहीं, वो जो निकाल के देगा वो उस डेटाबेस का पार्ट नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड जब डेटाबेस को देखते हैं तो वहां जो क्यूरीज हम एग्जीक्यूट करेंगे उसी का सबसेट हम मिला के देंगे। Databases is a mature field, hard to publish a paper, a bad sigmoid or VLDB paper. On the other hand, still in infancy, easy to publish a bad sick KDD paper. Mature हो चुकी है डेटाबेस की फील्ड हमारे पास एज कंपेयर टू डेटा माइनिंग विच इज रिलेटिवली न्यू। वो बताना ये चाह रहा है कि वहां पे आप एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी ले आएंगे तो उस कॉन्सेप्ट पे पेपर पब्लिश करना डेटाबेसेस के अंदर बहुत डिफिकल्ट है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डेटा माइनिंग को देखते हैं दैट इज रिलेटिवली न्यू कंपेयर टू डेटाबेसेस, तो यहाँ पे एक बहुत कंक्रीट या सॉलिड टेक्निक ना भी हो तब भी आपके पेपर एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं ज्यादा? क्यों होंगे? जो चीज मेच्योर हो गई है उसमें लोग नए कॉन्सेप्ट को बड़ा हार्डली एक्सेप्ट करें, और जो चीज स्टिल अभी प्रोग्रेस में है वहां पे जो आप चीज प्रपोज हो रही होगी वो एक्सेप्टेंस पे जाती है। दैट्स व्हाई there is this is the time to easily publish in data mining compared to a database. Now starting with the classification problem, given a collection of annotated data, in this case 5 instances of catheads and 5 of grasshoppers, decide what type of insect the unlabeled examples. आपके पास राइट साइड के ऊपर उसने टॉप पे 5 कैटेड्स की एग्जांपल्स दी हैं, आपको नजर आ रही है, और नीचे जो है उसने 5 इंस्टेंसेस आपको ग्रास हॉपर्स के दिखाए हैं, और उसके बाद उसने आपको एक इंसेक्ट नीचे दे दिया है, एक इंस्टेंस नीचे दे दिया, और अब उसका क्वेश्चन ये है कि इज इट अ ग्रास हॉपर और अ कैटेड। तो क्या है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम? एक्चुअली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में भी आपको कुछ इंस्टेंसेस लेबल्ड दे दिए जाते हैं, देन यू आर प्रेजेंटेड विद एन अनलेबल्ड इंस्टेंस एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू लेबल इट। तो जब तक आप जो डेटा लेबल डेटा अवेलेबल है उसकी बेसिस पे कोई मॉडल बिल्डअप नहीं करेंगे तब तक आप इस अनलेबल्ड इंस्टेंस को क्लासिफाई नहीं कर सकेंगे। सो द टास्क इज फर्स्ट टू मेक अ मॉडल दैट कुड डिफाइन हाउ टू क्लासिफाई बिटवीन द कैटेड्स एंड द ग्रासहॉपर्स, और वो जो हमारे पास मॉडल बन जाएगा, द सेट ऑफ रूल्स दैट वी डिफाइन, उसकी बेसिस पे फिर ये जो अनलेबल्ड इंस्टेंस है इसको भी हम क्लासिफाई करें। क्लियर होगी बात? So in order to analyze our domain of interest, we can measure features. तो सबसे पहले हमें फीचर्स मेजर करने हैं। अगर हम इसमें से हर एक इंस्टेंस को देखें, इट हैज सर्टेन एब्डोमेन लेंथ, थोरैक्स लेंथ, एंटीना लेंथ, हैज विंग्स, मैंडिबल साइज, लेग लेंथ, स्पाइरकल डायमीटर, ये सारी चीजें हम देखेंगे और इनकी मेजरमेंट्स जो है हमारे पास वो फीचर्स का रोल प्ले करेंगे। ये सारे फीचर्स हैं।
और इन फीचर्स की बेस पे देन वी विल ट्राई टू क्लासीफाई कि क्या क्या मेजरमेंट्स हों तो वो कैटेड बनता है और क्या मेजरमेंट्स हों तो वो ग्रास हॉपर। सो दिस इज द कंप्लीट डेटा जो हमारे पास 10 इंस्टेंसेस का है। फर्स्ट इंस्टेंस को अगर हम देखते हैं तो इसमें उसने सिर्फ फिलहाल दो एट्रीब्यूट्स को पिक किया, दो फीचर्स को पिक किया। वन इज एब्डोमेन लेंथ एंड अदर वन इज एंटीना लेंथ। सो इंसेक्ट आईडी अगर हम वन को देखें तो उसमें एब्डोमेन लेंथ जो है वो उसकी 2.7 है और एंटीना लेंथ 5.5 है एंड इट इज अ ग्रास हॉपर। इसी तरह जो हमने लास्ट स्लाइड में जो 5 ऊपर और 5 नीचे देखे हैं इन सारों के कॉरस्पॉन्डिंग उसने यहाँ पे आपको मेजरमेंट शो कर दी है, किसकी एब्डोमेन लेंथ कितनी है और किसकी एंटीना लेंथ कितनी है और वो किस लेबल के साथ क्लासिफाई है। क्लियर होगी बात? So we can store these features in a database. The classification problem can now be expressed as given a training database, my collection, predict the class label of a previously unseen instance. अब वो जो unseen instance है वो नीचे प्रेजेंट किया उसने, वो 11वां इंस्टेंस है और उसके जो फीचर्स हमारे पास वैल्यूज हैं, फीचर्ड वैल्यूज जो हैं उसमें उसकी एब्डोमेन लेंथ 5.1 है और इंटीरियर लेंथ जो है 7.0 है। नाउ बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट यू हैव टू मेक सम रूल और फिर उस रूल की बेस पे हम ये देखेंगे कि क्या ये जो लास्ट वन है 5.1 7.0 क्या ये ग्रास हॉपर की कैटेगरी में जाता है या ये कैटेगरी के अंदर जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सो नाउ इफ वी टेक अ 2-dimensional कोऑर्डिनेट और इन इंस्टेंसेस को वहां पे हम प्लेस करें तो वी हैव अ पिक्चर समवट लाइक दिस, जिसमें जो ब्लू है हमारे पास ग्रॉस हॉपर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर abdominal length which is represented along x-axis and antenna length which is represented along y-axis. So for example, the instance at the bottom says that it has somewhat an abdominal length of 0.5 and an antenna length of 1. ये जो नीचे आपको यहाँ पे बॉटम पे इंस्टेंस नजर आ रही है, abdominal length 0.5 and antenna length 1। और इसी तरह से जो टॉप राइट पे आपको नजर आ रहा है उस केस में उसकी एब्डोमिनल लेंथ 8 है और अप्रोक्सीमेटली जो एंटीना लेंथ है उसकी वो 9 है। तो जो रेड से उसने लेबल किए हैं ये सारे कैटेड्स हैं और ब्लू से जो वो लेबल कर रहा है वो ग्रास हॉपर। इसी तरह से अगर आपका डेटा सेट बढ़ता चला जाए, मजीद आपके पास लेबल डाटा हो तो आप उसको इस तरह से प्लेस कर देंगे। ठीक, each of these data objects are called, पहले भी आपको कहा था, एग्जांपल्स, ट्रेनिंग्स, इंस्टेंसेस, टपल्स, ये सारे एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स हैं। रिकॉर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स भी बता दिया उसने, ये सारे एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स। और ये जो हमें एंटीना लेंथ या एब्डोमेन लेंथ नजर आ रही है ये फीचर्स, प्रॉपर्टीज, फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स, ये सारे अल्टरनेटिव वैल्यूज। So we will also use this larger data set as a motivating example. So we will return to previous in 2 minutes. In the meantime, we are going to play a quick game. I am going to show you some classification problems which were shown to pigeons. Let us see if you are as smart as the pigeon. ये आपके पास पिजन प्रॉब्लम 1 है जिसमें आपको लेफ्ट साइड पे कुछ इंस्टेंसेस, उसने 4 इंस्टेंसेस शो की, हर इंस्टेंस के अंदर 2 बार्स हैं। और इसी तरह से राइट साइड पे भी उसने आपको 4 इंस्टेंसेस शो किए, हर इंस्टेंस के अंदर 2 बार। नाउ द क्वेश्चन इज 8 और 1.5 अगर आपको दिया जाए, एक इंस्टेंस दिया जाए जिसमें फर्स्ट बार जो है वो 8 लेंथ की हो एंड सेकंड बार इज ऑफ लेंथ 1.5, तो ये किस कैटेगरी में क्लासिफाई होगी? आइदर इन ए और आइदर इन बी। क्यों? So you have made a rule, a model, that if the left side is smaller than the right side, if the left side bar is smaller than the right side bar,
then it is class A, otherwise class B. ऐसा ही? Yes. So what about 4.5 and 7? A. So definitely above 8, 1.5 is a B. So here is the rule: if the left bar is smaller than the right bar, it is an A. Otherwise it is a B. Now this one, 8 and 1.5, 7, 7. What about 8 and 1.5? Why B? 8 and 1.5 equal. 8 and equal. So B के अंदर differentiate कर रहे हैं. Right. So the rule is, if two bars have the same length, then they are classified as A, otherwise B. So first example is from B and the last one is from A. So if two bars are equal size, it is A, otherwise it is a B. So this one is relatively hard. What is this, A or B? 6, 6. B? Why? Reclassify go. So what is about data mining? Data mining is about finding the hidden pattern that can't be seen through the naked eye. यहाँ पे अब आपको पैटर्न नहीं समझ आ रहा। 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. फिर कितना जाएगा? So the rule is, if the square of the sum of the two bars is less than or equal to 100, it is an A, otherwise it is a B. So this one is hard to guess or estimate. So ऐसे rules आपको data mining find करके देगी database. So why time on this case? Because we wanted to show that almost all classification problems have a geometric interpretation. So based on this interpretation, we can see, जिस तरह से हम इस पिजन प्रॉब्लम को क्लासिफाई कर रहे थे, इसी तरह से the rule, if the left bar is smaller than the right bar, it is an A, otherwise it is a B. तो ये जो हमारे पास जो हमने अपनी कैडेट और ग्रास हॉपर की प्रॉब्लम रिप्रेजेंट की है, वो भी एक्चुअली इसी किस्म की प्रॉब्लम है, जिसमें दो बार्स हैं, एक एंटीना लेंथ है और एक एब्डोमेन लेंथ। सो इसकी बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकेंगे। अच्छा, अब इसको अगर क्लासिफाई करना हो, इस प्रॉब्लम को अगर हमें क्लासिफाई करना हो, तो दिस वन इज रिलेटिवली इजी। इसे हम कहते हैं linearly separable problems. Why linearly separable problems? Because they can be separated with a single straight line. अगर हम इस केस में जाएं तो यहाँ पे अभी हमारे पास नॉन लीनियर का केस आ गया, जहां पे हम इसको सिंगल स्ट्रेट लाइन से सेपरेट नहीं कर सकते। So this one is relatively hard. If the two bars are equal sizes, it is an A, otherwise it is a B. और ये भी हमारे पास एक नॉन लीनियर प्रॉब्लम है। So the rule is, if the square of the sum of the two bars is less than or equal to 100, it is an A, otherwise it is a B. अब ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, जो कि एक जो सेपरेबल लाइन है वो एक आर्क की फॉर्म है, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो जब आपकी नॉन लीनियर सेपरेबल प्रॉब्लम होती जाएंगी तो रिलेटिवली चैलेंजिंग होती जाएगी। So now this one, back to this problem again. So we can see this is a relatively easy one and can be separated through a single straight line. So this is a linearly separable problem. So we can project the previously unseen instance into the same space as the database. We have now abstracted away the details of a particular problem. It will be much easier to talk about points in space. So अगर आप इसकी visual representation करते हैं तो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा इस coordinate space के अंदर। तो जो 11th इंस्टेंस था जिसका हमारे पास लेबल नहीं था, उसकी जब हमने बेस्ड ऑन एब्डोमेन लेंथ और एंटीना लेंथ उसकी प्लेसमेंट की है, तो वो आपको
यहाँ पे ये पर्पल कलर से समहाउ दिखाई दे रहा है। और इसको देखते हुए विजुअली वी कैन से दैट दिस बिलोंग्स टू कैटेड कैटेगरी, बिकॉज दिस इज क्लोजर टू कैटेड इंस्टेंसेस। क्लियर होगी बात? So simple linear classifier, if previously unstained instance above the line, then class is scattered, else class is grasshopper. So you have drawn straight line, और उस straight line से जो चीज right side पे होगी वो कैटेगरी में चली जाएगी, और जो लेफ्ट पे होगी वो grasshopper में चली जाएगी. So this was about classification. Now this is clustering. Clustering में हमें grouping ही नहीं पता. वहां पे तो आपको पता था ना, there are two groups. One is catted and the other one is grasshopper. दोनों के लेबल्स भी आपको पता थे, एक को catted कहते हैं, grasshopper कहते हैं. यहाँ पे आपको ये नहीं पता जब हम क्लस्टरिंग कर रहे होते हैं, इन फॉर एग्जांपल ये जो गिवन इंस्टेंसेस हैं, इन लोगों के दरमियान कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं और उनके लेबल क्या. तो दिस सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिविटी. पढ़ाई हो गया सब्जेक्टिविटी, वेब इंजीनियरिंग में पढ़ाई तो टूल था सब्जेक्टिविटी. हमें फॉर एग्जांपल हम फॉर एग्जांपल आपकी फेवरेट डिश क्या है? बिरयानी. किसी को बिरयानी ना पसंद हो? अरे बिरयानी. लेट्स सपोज किसी को बिरयानी ना पसंद, तो अब ये जो बिरयानी इन्होंने कहा है ये इनको पसंद है, हो सकता है मुझे पसंद ना. अब इसका क्या मतलब है? बिरयानी अच्छी नहीं या अच्छी है? पर्सन टू पर्सन. सब्जेक्टिविटी वो होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते. पर्सन टू पर्सन एक तो वेरी करती है और इसके मीनिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं. इनको बिरयानी पसंद है, मुझे बिरयानी पसंद है. वो बिरयानी ट्राई करेंगे कि बहुत मजे की, मैं मजे की. पर्सन टू पर्सन मीनिंग वेरी कर रही है, पर्सन टू पर्सन परसेप्शन वेरी कर रही है. ठीक है, कि इनके लिए टेस्ट क्राइटेरिया कुछ और है, मेरे लिए टेस्ट क्राइटेरिया कुछ. सो जो चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करें, जो मेजर ना की जा सके, अब इसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो ठीक कह रहे हैं मैं ठीक कह रहा हूं. So that is known as subjectivity. So same is the case with clustering. Clustering के meanings भी person to person vary करेंगे. मैं आके कहता हूँ let's, या कोई और जो उनको जानता है वो कहेगा let's separate them in Simpsons family and school employees. मैं इनको डिटेल से नहीं जानता, मैं भी मैं इनकी ग्रुपिंग करूँ तो मैं इनको कहूँ those are males and females. There are two groups, males and females. Someone else may classify them based on their heights, maybe age, या maybe clothing pattern or clothing colors. तो और जरूरी नहीं है टू कैटेगरीज में हो, मल्टीपल कैटेगरीज में होता है. सो बट इट्स सिमिलैरिटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग सिमिलर, लाइकनेस क्या हो गया, रिजेम्बलेंस एज अ सिमिलैरिटी ऑफ फीचर्स. तो सिमिलैरिटी इज हार्ड टू डिफाइन. जैसे मैंने पहले कहा दिस इज सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन मीनिंग वेरी करेंगे. सो इट इज हार्ड टू डिफाइन बट वी नो इट व्हेन वी सी इट. और हम इसको परसीव तो कर सकते हैं बट हम इसको फॉर्मुलेट या डिफाइन नहीं कर पाते. So the real meaning of similarity is a philosophical question. We will take a more pragmatic approach. अब हो सकता है किसी को ये दोनों सिमिलर लगे और किसी को सिमिलर ना लगे. ठीक है, तो बेस्ड ऑन आप हेयर पैटर्न देखेंगे उसका या हेयर टेक्सचर देखेंगे तो आप कहेंगे मे बी दोज आर सिमिलर. और अगर आप फेस की बेस पे कहेंगे तो आप कहेंगे दोज आर नॉट सिमिलर. तो मीनिंग कुड वेरी.
सो देन देयर आर क्लस्टरिंग्स, टू टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग्स हमारे पास हैं. वन इज पार्टीशनल एल्गोरिथम्स एंड अदर वन इज हायरार्किकल एल्गोरिथम्स. पार्टीशनल एल्गोरिथम्स वो होते हैं जो क्लियरली बाउंड्रीज डिफाइन कर देते हैं बिटवीन द एग्जांपल्स और सैंपल्स, और वो बाउंड्रीज हमारे पास लाइंस ड्रॉ कर देती हैं कि ये बेस्ड ऑन रूल्स कि ये वाले इंस्टेंसेस एक कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, ये वाले इंस्टेंसेस जो है वो दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे. ऑन द अदर हैंड हायरार्किकल एल्गोरिथम इस तरह से क्लियर कट बाउंड्रीज नहीं ड्रॉ करते. दोस मेक हायरार्कीज, और उन हायरार्कीज में जहां पे हम कट ड्रॉ करना चाहें हम कट ड्रॉ कर सकते हैं टू मेक द क्लस्टर्स. अब हायरार्किकल में क्या हुआ, हायरार्किकल क्लस्टरिंग में जब उसने ग्रुप करना स्टार्ट किया तो I don't know, maybe based on some friends or relative relationship, उसने जो दो आपको इंस्टेंसेस, कौन से इंस्टेंसेस, ये जो दो इंस्टेंसेस आपको दिखा रहे हैं इनको उसने सबसे पहले ग्रुप कर दिया. जो हाइट में, हाइट से मुराद है आपको यूं, ठीक है, जो आपको ये लाइन नजर आएगी वो उसका लेवल डिफाइन है, कितनी जल्दी ये ग्रुप हुए, कितने जल्दी सिमिलर. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये दो इंस्टेंसेस ग्रुप, उसके बाद ये दो इंस्टेंसेस ग्रुप. ठीक, देन क्या ग्रुप हुआ है, फिर उसके बाद ये दो ग्रुप्स आपस में ग्रुप, और फाइनली ये जो बड़ा ग्रुप बन गया चार का, ये फिर ग्रुप हुआ है इस फिफ्थ सैंपल. ठीक हुआ, ऐसे हुआ ना. अगर इसको मैं ये जो सामने रिप्रेजेंटेड है इसको 1 2 3 4 5 कर दिया, उसने पहले इसको ऐसे ग्रुप किया, फिर नेक्स्ट लेवल पे उसने ऐसे ग्रुप किया, फिर उसके बाद उसने ऐसे ग्रुप किया इनको, और फाइनली. ठीक है, तो अब आपने, ये है हायरार्किकल क्लस्टरिंग. ये क्या देखेगा, ये ऐसे नहीं देखेगा कि फॉर एग्जांपल आई हैव टू क्लस्टर दिस क्लास, सो आई डिफाइन अ बाउंड्री, दिस वन इज मेल, दिस वन इज फीमेल. ठीक है, या अदरवाइज आई हैव टू ड्रा अ बाउंड्री, सो 2 and below, एक बाउंड्री 2 between 2 and 3, and then another boundary 3 and between 3 and 4, लास्ट ग्रुप मैं 3 ग्रुप्स में डिवाइड. सो दिस इज द क्लियर कट लाइन. अगर मैं कहूं कि लेट्स ग्रुप देम बेस्ड ऑन द, अगर मैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग कर रहा हूं, लेट्स ग्रुप देम बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ देयर सीजीपीए, तो जिनका सीजीपीए सबसे क्लोजर होगा वो सबसे पहले एक ग्रुप का पार्ट. फिर उसके बाद अब ये जो ग्रुप आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा होगा जिसको मैं सबसे पहले ग्रुप करूंगा, लेट्स सपोज ये दो स्टूडेंट्स थे जिनका सीजीपीए लेट्स सपोज 3.0 एंड 3.01, बहुत क्लोजर थे, इनको मैंने सबसे पहले ग्रुप कर दिया. अब इनकी इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है इस ग्रुप की, वो इन दोनों का एवरेज सीजीपीए होगा, जो कि रेंज शायद ऐसे 3.05. क्लियर हुई बात. फिर अब इस 3 पॉइंट, अगर आप कितने लोग बैठे हैं, 3 3 6 10 लोग बैठे हैं, 10 लोगों में से जब मैंने ग्रुप कर दिया, अब ग्रुप करने के लिए कितने आइटम्स रह गए आपके पास, 9. दो होके एक आइटम बन गया ना, 8 इसके अलावा पड़े, तो 9 आइटम्स हैं जिनको आपने क्लोजली, जिनकी आपने सिमिलरिटी देखनी है, कौन किससे ज्यादा कितना सिमिलर, फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे ग्रुप करना. क्लियर, तो इस तरह करते जाएंगे until you have a hierarchy like this one. अब इसमें अगर आप, इसमें क्लस्टर्स कैसे बनते हैं, अभी ये तो ग्रुपिंग हुई है ना हर लेवल के ऊपर, क्लस्टर्स कैसे बनते हैं, इसमें हम इसको फिर ऐसे एक लाइन हम कंट्रोल करते हैं इसको, जो कि यूजर कंट्रोल, इसको जितना नीचे पुश करते जाएंगे उतने क्लस्टर ज्यादा बनते जाएंगे, छोटे साइज के ज्यादा क्लस्टर बनते जाएंगे, और जितना इसको ऊपर मूव करेंगे उतना इसमें कम क्लस्टर्स बनेंगे बड़े साइज. अगर मैं फॉर एग्जांपल इस लाइन को नीचे लेके आता हूँ और यहाँ कट ड्रॉ, इसका ड्रॉ करने का क्या मतलब है, इसका ड्रॉ करने का मतलब है इससे ऊपर की लाइन तक हाइट, तो बचा क्या, ये अलग ग्रुप में, ये दोनों एक ग्रुप में, और ये
तो जहां पे भी आप लाइन को ला के कट डालेंगे उस हिसाब से कॉपी होगी। तो ये मेरा ख्याल है हम लास्ट टाइम भी देख चुके थे आगे इसमें। अच्छा, डेटा माइनिंग, नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग क्या होते हैं, नॉन ट्रिवियल, implicit, previously unknown and potentially useful patterns, or knowledge from huge amount of data. Data mining a misnomer? Yes, normally it is. So extraction of interesting non-trivial pattern आप निकाल के लाएं। आप कहें कि आमिर साहब को जांच कौन है आप, ओहो बड़ा मसला है कि डिपार्टमेंट में आया मैं CGPS में तो गड़बड़ हो रही है, तो करप्शन हो रही है, वो जिसका CGPA होना चाहिए था 3.0 उसका 3.01। अब ये कोई इतनी बड़ी आप कहानी नहीं लेके आए जिसकी बेस पे सारा डिपार्टमेंट अलर्ट, ठीक। या आप किसी तो मतलब बहुत ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई ऐसा ये पार्ट नहीं है कि जो बहुत ज्यादा हमें एक जो कुछ सोचने में मजबूर करे। डेफिनेटली दिस कुड बी अराउंड ऑफ मे बी, जिसकी बेस पे 3.0 से 3.01 में भी हो जाए। देन इम्प्लिसिट, इट इज हिडन इन द डाटा, जैसे भी हम देख रहे थे कुछ सम ऑफ स्केयर ऑफ आई डोंट नो the two bars is less than equal to 100 or above 100, so this was hidden in the previously unknown। कोई ऐसी चीज ना लेके आए, कोई ऐसी कहानी ना लेके आए या ऐसी करप्शन की स्टोरी ना डिपार्टमेंट में बयान करें जो हमें पहले पता, वो हमारे लिए फिर नोन स्टोरी होगी। इस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करो। अगर आप कोई अननोन स्टोरी लेके आएंगे दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, ठीक। एंड लास्ट वन पोटेंशियली यूजफुल, आपको किसी बैंक में जॉब मिल जाती है और काम आपको देते हैं फ्रॉड पकड़ने का, तनख्वाह आपको देते हैं ₹1,00,000, महीने के बाद करप्शन पकड़ते हैं 10,000 रुपए की, दैट इज यूजलेस। आप उल्टा उनके लिए नुकसान का बायस। पोटेंशियली यूजफुल जो आप लेके आ रहे हैं चीज, वो पोटेंशियली यूजफुल भी होनी चाहिए जिसपे कोई एक्शन किया जा सके। डेफिनेटली जो आप लेके आए उस पर वो एक्शन नहीं करेगा, हाँ ये जरूर करेगा, आपको निकाल देगा। अल्टरनेटिव नेम्स, नॉलेज डिस्कवरी, माइनिंग in databases, knowledge extraction, data pattern analysis, data archaeology, data dredging, information harvesting, business intelligence, ये सारे ही data mining के alternative names हैं। Watch out, is everything is data mining, simple search and query processing, deductive expert system, ये हमारे पास data mining definitely नहीं है। सिंपल सर्च करना, क्यूरी प्रोसेसिंग करना, दिस इज नॉट अ डेटा माइनिंग। इसी तरह से जो हम डिडक्टिव इंफॉर्मेशन होती है, जो डिड्यूस करते हैं, that is also that comes under the category of expert system, that is also not a data mining, ठीक है। रिडक्शन समझते हैं, कुछ फैक्ट्स गिवन है उस पे ट्रुथ वैल्यूज अप्लाई करके डिस्क्रीट को याद करें। अगर आप तो मॉडेस्ट टॉलेंस, मॉडेस्ट टॉलेंस पढ़े होंगे शायद आपने, याद है कुछ, एंड और पढ़े होंगे। अगर उनको करके आप नए फैक्ट्स उसमें से डिड्यूस कर सकें, फाइंड कर सकें, A is true, B is true, if A and B is true then C is true, है ना ऐसे, ये है डिड्यूस हो रही है, डिडक्टिव रीजनिंग इसको हम कहते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग भी अगेन डेटा माइनिंग नहीं है। सो डेटा माइनिंग इन बिजनेस इंटेलिजेंस, सो डेटा सोर्सेज सबसे नीचे आते हैं जिसमें पेपर, फाइल्स, वेब डॉक्यूमेंट्स, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, डेटाबेस सिस्टम्स आते हैं। इससे ऊपर आपकी डेटा प्री प्रोसेसिंग, इंटीग्रेशन, डेटा वेयर हाउसेज आते हैं, ETLs आती हैं। फिर आपके पास आती है डेटा एक्सप्लोरेशन, जो आप करते हैं रिपोर्ट्स के थ्रू, विजुअलाइजेशंस के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू। फिर उसके ऊपर आती है डेटा माइनिंग, जिसमें आप हिडन पैटर्न्स निकालने की कोशिश करते हैं डेटा के अंदर से। उसके बाद आपकी आती है डेटा प्रेजेंटेशन, कि जो आपने निकाला है उसको जरा विजुअलाइज भी करके दें, ठीक है, इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के साथ। देन उसके ऊपर आती है डिसीजन मेकिंग, जब उस सब जिसको आप दिखाएंगे, जब उसको सब कुछ नीचे से ऊपर तक ये पिरामिड में वो पहुंचेगा, तो उसको तो लास्ट पे बैठा होगा पिरामिड के डिसीजन मेकिंग। लेकिन ये सब कुछ यहाँ से होके जब उसके पास डेटा प्रेजेंटेशन, विजुअलाइजेशन की फॉर्म में पहुंचेगा, तब वो कोई ना कोई डिसीजन लेने की पोजीशन। क्लियर हुई बात? तो मेजर इश्यूज इन डेटा माइनिंग,
The methodology mining various and new kinds of knowledge, mining knowledge in mind multi-dimensional space and interdisciplinary effort. लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटाबेसेस, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। मल्टी डायमेंशनल स्पेस की भी हमने बात की थी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि क्या करता है, मल्टी डायमेंशनैलिटी क्या इशू क्रिएट करती है, परफॉर्मेंस बॉटलनेक बनती है हमारे लिए। जैसे जैसे डायमेंशन बने बढ़ती जाएंगी उसी तरह से एक्सपोनेंशियली टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी, सो परफॉर्मेंस बॉटलनेक मिलेगा। तो बूस्टिंग द पावर ऑफ डिस्कवरी इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट, हैंडलिंग नॉइज, अनसर्टेनिटी, इनकम्प्लीटनेस ऑफ डाटा, बूस्टिंग द पावर ऑफ डिस्कवरी इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट। नेटवर्क एनवायरनमेंट में चीजों को ढूंढना, नेटवर्क एनवायरनमेंट, लिंक्ड एनवायरनमेंट या लिंक्ड एनवायरनमेंट। लिंक्ड एनवायरनमेंट से क्या मुराद है कि एंटिटीज आपस में लिंक्ड है, जैसे फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, ठीक है, पर्सन पर्सन के साथ रिलेशनशिप्स में, चाहे वो फ्रेंड रिलेशनशिप है, फॉलो रिलेशनशिप है, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं जिसके अक्रॉस पे ढूंढना पड़ेगा चीज। अभी सबसे सिंपल जो अप्रोच है फ्रेंड रिकमेंडेशन की, ठीक है, दैट इज व्हाट इज दैट, इफ ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी एंड C is a friend of B, then chances are there that A could be potentially a friend of C. जितने कॉमन फ्रेंड्स बढ़ते चले जाएंगे उतने चांसेस आपकी फ्रेंडशिप के बढ़ते चले जाएंगे। तो एंटिटीज could be potentially friends if they have higher number of common friends. Boosting the power of discovery in network environment, then handling noise, बहुत बड़ा इशू है। डेटा नॉइजी हो गया, किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया, एरर आ गए, आपने लिखे थे क्लास में के मार्क्स डाले थे डेटा माइनिंग के, वो आ रहे थे 50, 55, 60 सारों के, इतने ही आ रहे थे, और गलती से क्या हुआ, जिसके 50 थे उसके आगे गलती से या कम्युनिकेशन एरर की वजह से एक और जीरो लग गया, उसके तो गए 500। ठीक है, दिस इज नॉइज इन डेटा, डिफिकल्ट टू हैंडल, डिफिकल्ट टू डील विद। अनसर्टेनिटी इन डेटा, अनसर्टेनिटी, नंबर आए हैं किसी स्टूडेंट के, एग्जाम ऑफिस से आए, हमारे टीचर ने दिए, टीचर कहता है 50 है, एग्जाम ऑफिस कहता है 55 है, वो सेंट्रल एग्जाम ऑफिस कहता है नहीं 58। अनसर्टेनिटी है डेटा, किसको माने कि उसको रैंक करना पड़ेगा हमें। इस अनसर्टेनिटी में फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो दैट कुड बी पोटेंशियली राइट, डेफिनेटली वो टीचर होगा क्योंकि उसने ग्रेड किया। तो इस अनसर्टेनिटी को डील करना, इनकम्प्लीटनेस ऑफ डाटा, डाटा ही मिसिंग है बीच में, कुछ रिकॉर्ड मिस हो गए बाय चांस। सो हर जगह तो हम डेटा नहीं ले सकते, कुछ डेटा मिस हो गया तो जरूरी नहीं है कि आप राब्ता करेंगे वापस और वो डेटा आपको मिल जाएगा। या ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल टीचर्स छोड़ जाते हैं, राब्ते में नहीं रहते, आउट ऑफ कंट्री, नो राब्ता, अब क्या करें, आ गया मिसिंग डाटा, जैसे आया था पीपीपी के एनालिसिस, डाटा आया, डाटा ही मिसिंग था, फिर वहां पे है किसमें कोई नहीं लगाया, हमने लगाया, वो एक्चुअली नैब ने डाटा लेके दिया, वो जिस फॉर्म में था उन्होंने वो डाटा भी अपडेट नहीं किया था जो जरूरी वहाँ पे एक्टिविटीज हुई थी, तो बच्चों के ग्रेड्स थे वहाँ पे, वो भी नहीं लगे थे अक्सर। वो यहाँ आते थे कि हमारा तो छठा सेमेस्टर पास था, हमारे पास सब 5वें तक पढ़ाई। फिर ऐसी सूरत हाल में कई कुछ वेरिफिकेशन करके जितनी हो सकती थी, कई जगह पे फिर उनकी एवरेज लगाई गई जिन सब्जेक्ट्स में समझ आती, और बहुत सारों ने ऐसे सफर किया है, बहुत सारों ने सफर किया है, आई थिंक 20-30% ही होंगे जिनका डाटा हमने इम्प्यूट किया था उससे एवरेज की बेस पे, बाकी 70% ने कोर्स भी पढ़े। जितना कम कर सकते थे नैब के डाटा की बेस पे उसको भी हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उतना कर दिया, बाकी जो नहीं हो तो ये जो इनकम्प्लीटनेस ऑफ डाटा, इसको फिर हम इम्प्यूट करने की, जैसे मैंने यहाँ बताया हमने कैसे इम्प्यूट किया उसको, जिसकी हमें किसी वे में गारंटी आ गई थी कि इस कोर्स में एनरोल हुआ था, ये वहाँ पे कोई रिकॉर्ड था एनरोलमेंट का, चाहे ग्रेड नहीं लगा उसका, फिर उसकी फिर हमने उस
कोर्सेज में, बाकी कोर्सेज में जो उसकी एवरेज बनती थी उसकी। डेटा इम्प्यूटेशन, आप एवरेज लगाते हैं, आप मोस्ट अकरिंग वैल्यू लगाते हैं, ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स। देन पैटर्न एवेल्युएशन एंड पैटर्न और कंस्ट्रेंट गाइडेड माइनिंग। पैटर्न एवेल्युएट करना या पैटर्न कंस्ट्रेंट गाइडेड माइनिंग करना। आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, बाउंड्रीज डिफाइन है, उस बाउंड्रीज के अंदर रह के काम करते हैं। कंस्ट्रेंट्स को समझते हैं? यस। कंस्ट्रेंट माइनिंग है, आपको लिमिटेशंस पता है, लिमिटेशंस अप्लाई होंगी, उसके बाद आपने माइनिंग करनी है। सो यूजर इंटरेक्शन में फिर जो चैलेंजेस है, इंटरेक्टिव माइनिंग, आप कैसे विजुअलाइजेशन दें कि कोई इंटरेक्टिवली डील कर सके, rather than putting questions in textual form, maybe that could use cursor to deal with the system. Incorporation of background knowledge, जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसमें प्लेस कर सकें। प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा माइनिंग रिजल्ट, ये सारे हमारे पास चैलेंजेस आ जाते हैं डाटा माइनिंग के केस में। क्या टाइम हो गया? 5 मिनट हो गए। ठीक है जी, इसको मैं फिर शेयर कर दूंगा, नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।